प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहीं पे बताता चलूं कि क्लास 11th की एनसीईआरटी हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम में हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और इकाई 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी इसके पहले इकाई 1, इकाई 2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका। 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 8वें चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें इकाई 3 में जो है आपके 3 चैप्टर रखे गए हैं, जिसका नाम है कोशिका संरचना और कार्य। जिसमें पहला अध्याय जो आपका रखा गया है अध्याय 8, जिसमें कोशिका के बारे में रखा गया है, यानी सेल, जीवन की इकाई। उसके बाद जैविक और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, वसा सब कुछ पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उसके बाद कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस, मियासिस, माइटोसिस के बारे में पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट इंपॉर्टेंट है। और इसका टारगेट हम रखते हैं 15 जनवरी तक हमारा टारगेट है कि हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी इसको देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक जो है वैज्ञानिक के बारे में दिया गया है। जी.एन. रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। यह मद्रास स्कूल ऑफ फार्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के स्थापक थे। ठीक, स्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलाजेन के तिहरी कुंडली संरचना की खोज तथा रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक में विश्लेषण एवं संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामचंद्रन की गणित में प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी निजी शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र से बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पाउलिंग से हुई तथा वे उसके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य में बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हो गए थे। तो ये कुछ वैज्ञानिक के बारे में था। हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर में क्या है, अध्याय 8 में अगर हम बात करें तो कोशिका पढ़ना है, जीवन की इकाई इसका नाम है। और कोशिका में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम देख लें। हमको पढ़ना है कोशिका में सबसे पहले कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका का समग्र अध्ययन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितनी हैं, इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कोशिका होती, कोशिका से कई कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, मल्टी सेलुलर एनिमल बनते हैं या प्लांट बनते हैं। फिर मल्टी सेलुलर से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। बेसिक सी जानकारी है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं सब लोग जानते हैं। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों ही आप देख पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्यों है, जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव निर्जीव कहे जाते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये बात सही है, जितने भी जीवधारी होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं और जो निर्जीव होते हैं उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। जो निर्जीव होते हैं उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। कह रहा है सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, उसे एक कोश की जीव कहते हैं। और जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोश की जीव कहा जाता है। कोशिका क्या है ये हम लोग देखते हैं। कोशिका क्या है, कोशिकीय जीवधारी एक स्वतंत्र अस्तित्व यापन, दूसरा जीवन के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं है हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है।
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में नहीं दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से कोशिका को खोजा। उन्होंने एक्चुअली में कोशिका नहीं खोजा था, कोशिका की पेरिफेरी को ढूंढा था, ठीक है। तो डेड सेल थी और यहाँ पे लिविंग सेल की बात की जा रही। तो वही देखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। अच्छा, ये जो होते रॉबर्ट हुक ने कितने कब खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ढूंढा था और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को ढूंढा था। और रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक किसको ढूंढे थे? रॉबर्ट हुक ने जो है इस सेल की पेरिफेरी को ढूंढे थे, जिसे माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने प्रकाशित किया था। आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, 9th में आपने पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पा जाते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका में देखा, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन के बाद, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1800 कुछ ईस्वी में किए थे, 1800 प्लस में, ठीक। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में इसके सुधार के बाद उसके बाद फेज कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका, ठीक। अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गई। कोशिका सिद्धांत क्या है? आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है लगभग हर बार, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो देखते हैं, 1838 ईस्वी में जर्मन के वनस्पति शास्त्री मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ये पौधे इन जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 ईस्वी में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वॉन, दो वैज्ञानिक हैं, एक वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक है जिसका नाम स्लाइडेन है और दूसरा जो है किसके हैं? प्राणी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्वॉन है, थियोडोर स्वॉन है, ठीक है। तो स्वॉन ने क्या काम किया? विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बाद में पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जो कि एक विशेषता है। पादप कोशिका में कोशिका सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पादप की एक विशेषता है। जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक कोश प्लांट एनिमल सेल की विशेषता, माफ करिएगा, एनिमल सेल की विशेषता जीवद्रव्य झिल्ली का पाया जाना। और पादप में जीवद्रव्य झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर भी एक झिल्ली और पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बता दिए। कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए प्राणियों और वनस्पतियों के शारीरिक कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहली बार रोडोल्फ विर्चो ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है, जिसके लिए उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, ऑमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने स्लाइडेन और स्वॉन की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में प्रक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ते हैं क्या होता है। प्रारंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके हैं। इनकी संरचना का स्मरण करें। आप 9th में पढ़े थे, 9th में प्रैक्टिकल आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, तो उससे वहां से आपको कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, इसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिकाओं के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन जीवद्रव्य संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कह रहा सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? झिल्ली हो गई। अगर पादप कोशिका होगी तो बाहर तरफ क्या होगा? भित्ति होगी, ठीक। और उसके बाद एकदम सेंटर में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं, ठीक है। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाया जाता है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कह रहा गुणसूत्र पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं उससे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन के घेरे हुए एक अर्धतरल व्यू मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य कहते हैं।
दोनों जंतु और पादप कोशिका में कोशिकीय क्रियाएं हित कोशिका द्रव एक प्रमुख स्तर होता है। कोशिकाओं की जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अपक्रियाएं यहीं पर संपन्न होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जैसे जिसे कि कोशिकांग कहा जाता है। कह रहा है झिल्ली की अतिरिक्त झिल्ली से युक्त बहुत सारी कोशिकाएं कोशिका के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जिसे जैसे अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सूत्र कणिकाएं, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सूक्ष्मकाय, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडी कहते हैं। गाल्जी मिश्रण, लाइसोसोम, ठीक, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तथा रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, जिसका अभाव देखने को मिलता है। कहाँ पे, जल्दी बताइए, कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। एक कुछ संरचनाएं दी गई हैं, जैसे कि आरबीसी की संरचना है, ये आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी की है। ये आपकी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं इपिथेलियम टिश्यू की। आपने पीछे पढ़ा था इपिथेलियम टिश्यू, यदि आप नहीं देखें तो निर्णय बैच वाले बैच में जाकर के आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, हम लोग टिश्यू पूरा पढ़ चुके हैं, चूंकि हमारे सिलेबस में आगे पीछे दिया था तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधे में व सूत्र कणिका में व खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए ये पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं, जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण, सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई में होती है, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर की होती हैं। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, या शुतुरमुर्ग का अंडा है आप कह सकते हैं। बहुकोश की जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7, ये सब चीज़ें डाटा, फ्लेक्चुअल डाटा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबिका का बहुभुजी, अस्तंभी, घनाभ, धागे जैसी संरचनाओं की पाई जाती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में दिया गया है, और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव जैसे पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। सामान्यतः एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटा होता है और काफी तेजी से विभाजित होता है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: डंडाकार यानी बैसिलस, ठीक, गोलाकार यानी कोकस, और कोषाकार यानी विब्रियो, और कैसा होता है, सर्पिलाकार यानी स्पाइलर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक व कोशिका भित्त होती हैं, जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्त से घिरी नहीं होती है, ठीक है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में, याद रखिएगा। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र, गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए व वृत्त जीनोमिक डीएनए से बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं के विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोध होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट होते हैं, मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषताओं में उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार की होती है, जिसे हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्बलन में होते हैं।